तारीख थी 24 दिसंबर 1999। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814 ने अपनी जर्नी शुरू की काठमांडू, नेपाल के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। उसकी डेस्टिनेशन थी नई दिल्ली, इंडिया का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यह फ्लाइट 180 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स के लिए एक रूटीन ट्रिप होनी थी, लेकिन यह जल्द ही एक भयानक ऑर्डियल में बदल गई। इसके बाद जो हुआ, उसने इस फ्लाइट को एविएशन हिस्ट्री की सबसे इनफेमस हाईजैकिंग्स में से एक बना दिया। यह इंसिडेंट इंडिया की कंटेम्पररी कहानी में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट और दर्दनाक चैप्टर बन गया, जिसने देश के रिजॉल्व को टेस्ट किया और इंटरनेशनल स्टेज पर टेरर के हमलों के सामने हमारी वल्नरेबिलिटीज को एक्सपोजे किया। यह क्राइसिस 8 लंबे दिनों तक चला और इसने पूरी दुनिया का अटेंशन खींचा। जैसे ही एयरबस A300 ने इंडियन एयर स्पेस में एंटर किया, शाम के करीब 5:30 बजे IST ये नाइटमेयर शुरू हो गया। 5 हथियारबंद हाईजैकर्स ने एयरक्राफ्ट का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। बाद में इन लोगों की पहचान पाकिस्तानी नेशनल्स के तौर पर हुई। ये लोग हरकत उल मुजाहिदीन, एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के मेंबर्स थे। शुरुआती पल प्लेन में मौजूद हर किसी के लिए केओस और डिसबिलीफ से भरे थे। पैसेंजर्स जो शुरू में इस छोटी फ्लाइट के लिए सेटल हो रहे थे, अचानक हथियारबंद आदमियों से घिर गए जो कमांड्स चिल्ला रहे थे। क्रू, जिसे कैप्टन देवी शरण लीड कर रहे थे, एक अनइमेजिनेबल चैलेंज का सामना कर रहा था। उन्हें हाईजैकर्स की जानलेवा डिमांड से डील करते हुए कंपोजर बनाए रखना था। एयरक्राफ्ट के अंदर सिक्योरिटी का एहसास तुरंत टूट गया और उसकी जगह डर और अनसर्टेनिटी ने ले ली। हाईजैकर्स ने तुरंत कैप्टन शरण को एयरक्राफ्ट डाइवर्ट करने का ऑर्डर दिया। उनकी शुरुआती डिमांड्स पूरी तरह क्लियर नहीं थी, लेकिन उनके अग्रेसिव एक्शंस एक सीरियस थ्रेट का इशारा दे रहे थे। प्लेन को पहले अमृतसर, इंडिया जाने के लिए फोर्स किया गया। ये वहां थोड़ी देर के लिए लैंड हुआ, रिफ्यूलिंग और क्विक रेजोल्यूशन की उम्मीद में, लेकिन ग्राउंड पर रिस्पांस में देरी की वजह से हाईजैकर्स ने प्लेन को फिर से टेक ऑफ करने पर मजबूर कर दिया। इस बार लाहौर, पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तानी अथॉरिटीज ने शुरू में लैंड करने की परमिशन देने से मना कर दिया, लेकिन आखिर में रिफ्यूलिंग के लिए मान गए। इसके बाद एयरक्राफ्ट दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के पास एक मिलिट्री एयरबेस पर उड़ा। हर स्टॉप बढ़ते हुए टेंशन और हॉस्टेजेस की डेस्परेट हालत को और बढ़ा रहा था। दुबई का स्टॉप कुछ लोगों के लिए थोड़ी राहत लेकर आया, लेकिन साथ ही एक बड़ी ट्रेजेडी भी। अल मिल्हाद एयरबेस पर हाईजैकर्स ने 27 पैसेंजर्स को रिलीज किया, जिनमें ज्यादातर औरतें और बच्चे थे। उम्मीद की ये किरण बेरहमी से फीकी पड़ गई। दुबई में उन टेंस घंटों के दौरान हाईजैकर्स ने अपनी ब्रूटैलिटी दिखाई। उन्होंने एक पैसेंजर, रिपन कटियाल, एक 25 साल के आदमी जो अपने हनीमून से लौट रहे थे, उनको चाकू मारकर जान से मार दिया। इस वायलेंस के एक्ट ने इंडिया और इंटरनेशनल कम्युनिटी में शॉकवेव्स भेज दी। इसने हाईजैकर्स के इरादों की डेडली सीरियसनेस को हाईलाइट किया। इंडियन गवर्नमेंट पर बाकी हॉस्टेजेस की रिहाई को सिक्योर करने का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया और ये एक फुल ब्लोन नेशनल क्राइसिस बन गया। दुबई में उस छोटे और भयानक स्टॉप के बाद हाईजैक्ड एयरक्राफ्ट IC 814 को कंधार, अफगानिस्तान जाने के लिए फोर्स किया गया। उस समय कंधार तालिबान रेजिम के फर्म कंट्रोल में था। 25 दिसंबर को कंधार में लैंडिंग ने क्राइसिस के डायनामिक्स को काफी बदल दिया। हाईजैकर्स अब खुद को एक सिंपैथेटिक आइडियोलॉजी वाली सरकार के टेरिटोरी में पा रहे थे। इस लोकेशन ने उन्हें कुछ हद तक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज दिया। इंडियन गवर्नमेंट के लिए ऐसे एनवायरनमेंट में नेगोशिएट करना एक्सेप्शनली चैलेंजिंग हो गया। तालिबान की प्रेजेंस ने पहले से ही खराब सिचुएशन में एक कॉम्प्लेक्स लेयर जोड़ दी, जिससे इंडियन अथॉरिटीज के लिए डायरेक्ट इंटरवेंशन या रेस्क्यू ऑपरेशंस लगभग इम्पॉसिबल हो गए। हाईजैकर्स ने जल्द ही अपनी कोर डिमांड्स क्लियर कर दी। वो इंडियन जेलों में बंद 3 स्पेसिफिक मिलिटेंट्स की रिहाई चाहते थे। ये लोग थे मौलाना मसूद अजहर, मुश्ताक अहमद झरगर और अहमद उमर सईद शेख। हाईजैकर्स, जो हरकत उल मुजाहिदीन से जुड़े पाकिस्तानी नेशनल्स कंफर्म हुए थे, नेगोशिएटर्स पर प्रेशर डालने के लिए तरह तरह के टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे थे। इंटरेस्टिंगली, कुछ हाईजैकर्स ने इस ऑर्डियल के दौरान शंकर और भोला जैसे आम हिंदू नामों को एलियासेस के तौर पर इस्तेमाल किया। ये डिटेल कि पाकिस्तानी मुस्लिम हाईजैकर्स ने हिंदू नामों का इस्तेमाल किया, बाद में डिस्कशन और माइनर कंट्रोवर्सी का पॉइंट बन गया, जब नेटफ्लिक्स ने
इस इवेंट पर एक सीरीज रिलीज की, जिसके बाद इंडियन ऑडियंस के लिए एक डिस्क्लेमर ऐड किया गया। कंधार हाईजैकिंग में तालिबान का रोल एम्बिगुअस था और कई लोगों के लिए बहुत चिंताजनक था। हालांकि उन्होंने पब्लिकली हाईजैकिंग की निंदा की, उनके एक्शंस अक्सर हाईजैकर्स के कंट्रोल को फैसिलिटेट करते हुए दिखे। उन्होंने एयरक्राफ्ट को कंधार एयरपोर्ट पर रहने दिया और उसके चारों ओर कुछ हद तक सिक्योरिटी भी दी, जिससे किसी भी बाहरी मिलिट्री इंटरवेंशन को इफेक्टिवली रोका जा सका। तालिबान ऑफिशियल्स ने इंडियन गवर्नमेंट और हाईजैकर्स के बीच कुछ नेगोशिएशंस में इंटरमीडियरीज का काम किया, लेकिन उनकी सिंपैथीज साफ तौर पर हाईजैकर्स के साथ ज्यादा थीं, हॉस्टेजेस या इंडियन अथॉरिटीज के मुकाबले। इसने नेगोशिएशन प्रोसेस को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, क्योंकि उस समय इंडिया के तालिबान रेजिम के साथ कोई फॉर्मल डिप्लोमैटिक टाइज नहीं थे। कंधार में एयरक्राफ्ट के अंदर जिंदगी सर्वाइवल के लिए एक डेस्परेट स्ट्रगल बनती जा रही थी। हाईजैकर्स ने टाइट कंट्रोल बनाए रखा, पैसेंजर्स और क्रू में डर पैदा करते हुए। फूड, पानी और मेडिसिन की सप्लाईज तेजी से कम हो रही थी। प्लेन पर सैनिटेशन फैसिलिटीज खराब हो गईं, जिससे अनहाइजीनिक कंडीशंस पैदा हो गईं। हॉस्टेजेस पर साइकोलॉजिकल टोल बहुत ज्यादा था, क्योंकि उन्होंने कई दिन अनसर्टेनिटी, कन्फाइनमेंट और वायलेंस के कांस्टेंट थ्रेट में गुजारे। बाहर अफगान सर्दी की कठोर कंडीशंस कैबिन के अंदर के घुटन भरे टेंस एटमॉस्फेयर से बिल्कुल अलग थीं। कंधार में गुजरता हर दिन पैसेंजर्स और क्रू को उनकी लिमिट्स तक धकेल रहा था, जिससे रेजोल्यूशन की अर्जेंसी और बढ़ रही थी। IC-814 पर सवार हॉस्टेजेस के लिए रोजमर्रा की जिंदगी डर, बोर्डम और बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी का एक भयानक मिक्सचर थी। वो हथियारबंद लोगों की कांस्टेंट निगरानी में जी रहे थे, जिनके मूड्स अनप्रेडिक्टेबली बदल सकते थे। हाईजैकर्स अक्सर कड़ी वार्निंग्स देते थे और डराने धमकाने का माहौल बनाए रखते थे। पैसेंजर्स को ज्यादातर समय विंडो शेड्स नीचे रखने के लिए मजबूर किया जाता था, जिससे आइसोलेशन और कन्फाइनमेंट का एहसास और बढ़ जाता था। सिंपल डेली रूटीन्स भी एंजाइटी से भर गए थे। टॉयलेट्स का एक्सेस रेस्ट्रिक्टेड और मॉनिटर्ड था। गैप 2S। इतने डर के बावजूद चुपचाप डिफायंस के छोटे मोटे एक्ट्स या डिग्निटी बनाए रखने की कोशिशें भी रिपोर्ट हुई, जो ऐसी मुश्किल परिस्थितियों में भी ह्यूमन स्पिरिट की रेजिलियंस दिखाती है। फ्लाइट क्रू, खासकर कैप्टन देवी शरण, फर्स्ट ऑफिसर राजेंद्र कुमार और फ्लाइट इंजीनियर अनिल कुमार जग्गिया ने कमाल का करेज और प्रोफेशनलिज्म दिखाया। वो न सिर्फ जबरदस्त दबाव में एयरक्राफ्ट उड़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, बल्कि कैबिन के अंदर के वॉलेटाइल सिचुएशन को मैनेज करने के लिए भी। कैप्टन शरण को क्रिटिकल डिसीजंस लेने पड़े, जैसे कि हाईजैकर्स को यह यकीन दिलाना कि फ्यूल बहुत कम है ताकि अमृतसर में लैंडिंग करवाई जा सके। क्रू ने अग्रेसिव हाईजैकर्स और डरे हुए पैसेंजर्स के बीच एक बफर का काम किया। उन्होंने इंफॉर्मेशन पहुंचाई, बेसिक जरूरतों के लिए निगोशिएट किया और 8 दिन के इस ऑर्डियल में पैसेंजर मोराल को पूरी तरह से गिरने से बचाने की कोशिश की। उनकी कोशिशें और जानों को जाने से रोकने में क्रूशल थीं। पैसेंजर्स के बीच इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस अलग अलग थे, लेकिन सब में ट्रॉमा का कॉमन थ्रेड था। प्लेन में फैमिलीज थीं, जिनमें बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल थे, जिन्हें खास हार्डशिप्स का सामना करना पड़ा। रूपिन कटियाल, जिन्हें दुखद रूप से मार दिया गया था, अपनी पत्नी के साथ हनीमून से लौट रहे थे। उनकी मौत ने सभी हॉस्टेजेस पर एक गहरा साया डाल दिया, जो उनके कैप्टर्स की वायलेंस की कैपेसिटी का एक क्रूर रिमाइंडर था। कई बार अक्यूट मेडिकल जरूरतें भी पड़ी और क्रू को बीमार पैसेंजर्स की मदद या रिहाई के लिए हाईजैकर्स से प्लीड करना पड़ा। लेकिन इस शेयर्ड सफरिंग ने हॉस्टेजेस के बीच सॉलिडारिटी की भावना भी पैदा की, जिन्होंने इस भयानक एक्सपीरियंस में एक दूसरे को सपोर्ट करने की कोशिश की। हाईजैकिंग का पैसेंजर्स और क्रू पर साइकोलॉजिकल इंपैक्ट बहुत गहरा और लॉन्ग लास्टिंग था। एक हफ्ते से ज्यादा समय तक कैप्टिव रहना मौत के कांस्टेंट थ्रेट के नीचे गहरे इमोशनल स्कार्स छोड़ गया। रिहाई के बाद कई सालों तक बहुत से लोग पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर PTSD से पीड़ित रहे। हेल्पलेसनेस की फीलिंग, वायलेंस का एक्सपोजर और सर्वाइवल की अनसर्टेनिटी ने एक ऐसा एक्सपीरियंस बनाया जिससे उबरना मुश्किल था। नॉर्मलसी में लौटना कई लोगों के लिए एक धीमा और मुश्किल प्रोसेस था। हाईजैकिंग ने न सिर्फ उन लोगों को अफेक्ट किया जो डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, बल्कि उनके फैमिलीज और क्राइसिस को देख रहे देश की कलेक्टिव साइकी पर भी गहरा असर डाला। इंडियन गवर्नमेंट, जिसे प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी लीड कर रहे थे,
एक इनक्रेडिबली चैलेंजिंग सिचुएशन का सामना कर रही थी। हॉस्टेजेस को सुरक्षित घर वापस लाने का जबरदस्त पब्लिक प्रेशर था। मीडिया कवरेज बहुत इंटेंस थी। हॉस्टेजेस की फैमिलीज रोजाना विजिल रख रही थीं और गवर्नमेंट से डिसाइसिव एक्शन की अपील कर रही थीं। टेररिस्ट्स के साथ निगोशिएट करना, खासकर तालिबान जैसे हॉस्टल रिजीम के कंट्रोल वाली फॉरेन सोइल पर, बहुत बड़ी डिप्लोमैटिक और लॉजिस्टिकल मुश्किलें खड़ी कर रहा था। गवर्नमेंट को 150 से ज्यादा हॉस्टेजेस की सेफ्टी को टेररिस्ट डिमांड्स के आगे झुकने के डेंजरस प्रेसिडेंट के खिलाफ तौलना पड़ा। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस मुश्किल चॉइसेस और क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के अंदर काफी इंटरनल डिबेट से भरा हुआ था। निगोशिएशन प्रोसेस लंबा और टेंस था। इंडियन निगोशिएटर्स की एक टीम कंधार भेजी गई। उन्हें हाईजैकर्स से कम्युनिकेट करना पड़ा, अक्सर तालिबान इंटरमीडियरीज के जरिए। हाईजैकर्स 3 मिलिटेंट्स मौलाना मसूद अजहर, मुश्ताक अहमद झरगर और अहमद उमर सईद शेख की रिहाई की अपनी डिमांड पर अड़े रहे। जैसे जैसे दिन बीतते गए और प्लेन पर हालात बिगड़ते गए, रेजोल्यूशन ढूंढने का प्रेशर बढ़ता गया। इंडियन गवर्नमेंट ने कई ऑप्शंस एक्सप्लोर किए, लेकिन रिमोट लोकेशन और तालिबान के कंट्रोल ने किसी भी रेस्क्यू अटेम्प्ट को बहुत ज्यादा रिस्की बना दिया। आखिरकार गवर्नमेंट ने हाईजैकर्स की प्राइमरी डिमांड मानने का दर्दनाक फैसला किया। क्राइसिस आखिरकार 31 दिसंबर 1999 को 8 लंबे दिनों के बाद खत्म हुआ। इंडिया के तत्कालीन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जसवंत सिंह खुद 3 रिहा किए गए मिलिटेंट्स के साथ कंधार गए। जैसे ही मिलिटेंट्स को हाईजैकर्स को सौंपा गया, IC 814 के पैसेंजर्स और क्रू को आजाद कर दिया गया। उन्हें वापस इंडिया लाया गया, जहां उनका इमोशनल वेलकम हुआ। हॉस्टेजेस की सेफ वापसी पर जहां बहुत राहत थी, वहीं टेररिस्ट्स को रिहा करने के लिए गवर्नमेंट को काफी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। बहुतों का मानना था कि यह कमजोरी की निशानी थी और इससे दूसरे टेररिस्ट ग्रुप्स को बढ़ावा मिलेगा। यह एक्सचेंज इंडिया की हिस्ट्री में एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन बना हुआ है। कंधार हाईजैकिंग के सिग्निफिकेंट लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस हुए। इसने एयरपोर्ट सिक्योरिटी में सीरियस कमियों को उजागर किया, सिर्फ काठमांडू में ही नहीं बल्कि इंडिया के अंदर भी, जिससे एविएशन सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स में एक बड़ा ओवरहॉल हुआ। इस इंसिडेंट का इंडिया की काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी और पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म से निपटने के उसके अप्रोच पर भी गहरा असर पड़ा। रिहा किया गया मिलिटेंट मौलाना मसूद अजहर आगे चलकर जैश ए मोहम्मद का फाउंडर बना, जो इंडिया में कई हमलों के लिए रिस्पॉन्सिबल टेरर ग्रुप है, जिसमें 2001 का इंडियन पार्लियामेंट अटैक और 2019 का पुलवामा अटैक शामिल है। IC 814 की हाईजैकिंग टेररिज्म की ह्यूमन कॉस्ट और ऐसे क्राइसिस में देशों के सामने आने वाले मुश्किल चॉइसेस का एक कड़वा और दर्दनाक रिमाइंडर बनी हुई है।